98.3 मिर्ची से मैं हूँ आरजे शारदा और इस वर्ल्ड कैंसर डे मिर्ची कह रहा है कैंसर को करो चेकमेट। और जब हम कैंसर की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे पेट में, वो चाहे इंडाइजेशन हो, गैस की, एसिडिटी की, हम इन्हें बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर देते हैं कई बार। लेकिन यही प्रॉब्लम्स कब कैंसर की वार्निंग्स बन जाती हैं, ये आज हम समझेंगे। हमारे साथ डॉक्टर श्री खंडे हैं। वेलकम सर। ही इज़ अ गैस्ट्रिक कैंसर सर्जन फ्रॉम नरगिस दत्त फाउंडेशन। सर, हाउ आर यू? I'm doing fine. Thank you so much for being here. सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगे सर कि गैस्ट्रिक कैंसर एग्जैक्टली किस बॉडी पार्ट को अफेक्ट करता है? मैंने पेट की बात कही है, लेकिन क्या आसपास के भी बॉडी पार्ट को वो अफेक्ट करता है? तो गैस्ट्रिक कैंसर लेमैन टर्म में बताई जाए तो कोई भी पेट की कैंसर, काफ़ी टाइम पेशेंट्स आके बताते हैं कि पेट में कैंसर हुई है, गैस्ट्रिक कैंसर हुई है, लेकिन गैस्ट्रिक कैंसर अगर आप बोले तो उसे स्टमक कैंसर कहा जाता है। इट इज़ ओनली फॉर द स्टमक, जहाँ कैंसर होती है। ऑफ कोर्स कैंसर अलग अलग स्टेज की होती है, आप जानते हो। और आप ये भी जानते हो कि अगर वो एक ऑर्गन से और कहीं चली गई, फैल गई, तो इट बिकम स्टेज 3 एंड स्टेज 4 कैंसर ऑल्सो। लेकिन पेट की कैंसर या गैस्ट्रिक कैंसर में काफ़ी टाइम एक गलत फहमी हो जाती है कि इंटेस्टिनल कैंसर भी पेट की कैंसर है, लिवर कैंसर भी पेट की कैंसर है, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियस कैंसर्स, ये सब पेट की कैंसर्स, एब्डोमिनल कैंसर्स बोली जाती है। बट अगर आप सिर्फ गैस्ट्रिक कैंसर के बारे में बोले तो सिर्फ वो पेट की, जठर की कैंसर मानी जाती है। और ये इसकी शुरुआत कहाँ से होती है सर? बहुत सारी चीज़ें हैं इसके लिए, लेकिन ये कैंसर सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेटा से लिंक्ड है। अगर इंडिया कम्स फ्रॉम अ लो सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेटा फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उसके कारण बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण जो गैस्ट्रिक कैंसर की जो स्टमक की जो लाइनिंग है, वो लाइनिंग ख़राब हो जाती है। और ख़राब होने के बाद उसकी एक कोई पैथोलॉजिकल स्टेजेस होती है जो बताना मुश्किल होगा यहाँ, लेकिन गैस्ट्राइटिस होने की पहली शुरुआत हो जाती है। और ये लाइफस्टाइल के कारण है। तो अगर आप ज़्यादा टाइम फास्टिंग करें, अगर आप यू टेक मोर स्पाइसी फूड्स, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब चीज़ों के कारण आपकी स्टमक की लाइनिंग बहुत ख़राब होने वाली है आस्ते आस्ते। उसके लिए काफ़ी साल लगते हैं। तो अगर आप उसे कंट्रोल में रखें तो कोई भी शरीर की सेल की एक रिसाइकल होने की क्षमता होती है। वो रिसाइकल होने की क्षमता अगर ख़राब हो गई तो फिर गैस्ट्रिक कैंसर की शुरुआत होने की संभावना है। तो पेट की लाइनिंग जहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड तैयार होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी प्योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब हम खाना खाते हैं वो खाना पूरा साफ़ करने के लिए, उसे ब्रेक डाउन करने के लिए जब खाना पेट में जाता है तभी वहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उसके ऊपर असर होता है। तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए काम करने के लिए खाने की ज़रूरत है। अगर आप टाइम पे खाना ना लो और पेट ज़्यादा टाइम के लिए खाली रखें, या आप स्मोकिंग करें, या आप ड्रिंकिंग करें, कोई भी चीज़ें जो अननेचुरल है और जो आप मॉडरेशन में ना रखें और ज़्यादा करें, ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खाएं, तो उसकी लाइनिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ साथ ख़राब होने वाली है। और फिर गैस्ट्रिक कैंसर की शुरुआत होती है। और उसके सिम्टम्स कब शुरू होते हैं सर? अनफॉर्चुनेटली उसके सिम्टम्स जिस तरीके से है, वो सिम्टम्स पहले पता नहीं चलेगा आपको, क्योंकि आप बोलेंगे एसिडिटी है, एसिडिटी आप इग्नोर करें। लेकिन अगर आपको एसिडिटी या कोई भी चीज़ें काफ़ी टाइम के लिए कंसिस्टेंटली रहे तो आपको डॉक्टर के पास जाके इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन ना करें कि नहीं ठीक है, मामूली सी दवाई है, मैंने एंटी एसिड दवाई ले ली है, वो बीच बीच में ठीक है। अगर ये बार बार आपको करनी पड़ी तो एक बार आपके डॉक्टर के पास जाके चेकिंग करवाना ज़रूरी होता है। क्योंकि आप जो सिम्टम्स के बारे में बात कर रहे हो, अगर वो सिम्टम्स एकदम लेट होने वाले हैं तो जब डिटेक्शन होगा तभी काफ़ी एडवांस स्टेज में भी होने की संभावना रहती है। तो अगर मेरी प्रैक्टिस में अगर 100 पेशेंट्स स्टमक कैंसर के या गैस्ट्रिक कैंसर के आ जाए, अबाउट 40 to 50% ऑफ देम कैन बी एडवांस स्टेजेस ऑफ कैंसर। हाँ, क्योंकि जब पता चले तभी ऑलरेडी आप काफ़ी टाइम के लिए आप शायद ऐसे ही कोई ट्रीटमेंट लेकर डॉक्टर के पास जा ही नहीं रहे।
ये बता के मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि जरा भी एसिडिटी हुई 4 दिन के लिए हुई तो भाग के डॉक्टर के पास चले जाऊँ, ये मैं नहीं बताना चाहता। कहीं भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि लोगों को डर लगे ऑल द टाइम। मुझे भी एसिडिटी होती है, मैं भी एंटी एसिड दवाई बीच बीच में खाता हूँ, ये सब नॉर्मल है। लेकिन नॉर्मल से कुछ अननेचुरल हुआ तो ज़्यादा टाइम मत रुकिए, फिर एक बार डॉक्टर के पास जाके चेक कराना बेटर होता है। सर ये अननेचुरल हो रहा है, ये कब समझ में आता है? या अगर आपकी ये एसिडिटी की सिम्टम्स बार बार जारी है, इसका अर्थ कोई ना कोई चीज़ सही नहीं हो रही जिसके कारण आपको इस प्रकार की एसिडिटी या भूख नहीं लगना या वेट कम होना, ये सब चीज़ें अगर कंसिस्टेंटली हो रहे तो आपको सोचना होगा ऐसे क्यों हो रहा है। क्योंकि आप सब लोग यहाँ जवान हूँ, मैं भी खुद को जवान ही समझता हूँ, जवान ही हूँ, तो नॉर्मल एपेटाइट होनी चाहिए, भूख लगनी चाहिए, अच्छी नींद आनी चाहिए, एसिडिटी नहीं होनी चाहिए। अगर ये सब ठीक चल रहा है तो बाय एंड लार्ज आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं है, ये मैं ही बता रहा हूँ आपको बिना डॉक्टर के पास जाके। लेकिन अगर भूख ही नहीं लग रही, वजन घट रहा है, ठीक नहीं लग रहा, बार बार एसिडिटी हो रही है, तो फिर एसिडिटी की वजह क्या है? इज़ इट जस्ट साइकोलॉजिकल? इज़ इट ड्यू टू अ डिफरेंट लाइफस्टाइल? इज़ इट एनवायरमेंटल? ये सब चीज़ों के बारे में सोचना होगा। और सोचने के बाद ज़्यादा टाइम, अभी 4 महीने के लिए हम सोचते रहे कि एसिडिटी ही रहा और फिर डॉक्टर आपके पास 6 महीने के बाद आ गए, दैट इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। ओके। एक और चीज़ जो इंडियन मदर्स में बोलूँगी बहुत कॉमन है, दैट इज़ फास्टिंग, जो आपने कुछ देर पहले मेंशन करा था। और मैंने खुद की माँ को देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने कि इतनी फास्टिंग करती हैं कि एक समय के बाद खाने का मन बहुत कम करता है। मेरी माँ बहुत कम खाना खाती है। शरीर अडेप्ट हो जाता है, मन अडेप्ट हो जाता है। तो क्या वो किसी तरीके से अफेक्ट करता है? वो भी, अगर ज़्यादा बार बार आप फास्टिंग करें तो वो भी उचित नहीं है। हफ्ते में एक बार आप फास्टिंग कर रहे हो, उसे हम आज की भाषा में डिटॉक्स बोलते हैं कि आई बिकम फिटर विद दैट इज़ ओके। क्योंकि बाकी के दिन हम इतना खाना खाते हैं, इतनी लाइफस्टाइल अलग तरीके से जीते हैं कि कभी कभी हम कोई भी खाना नहीं खाए तो अच्छी बात है, बट दैट इज़ वंस इन अ वाइल। रेगुलर फास्टिंग के लिए आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि पेट में से खाना पूरी तरह पेस्ट होकर आपकी आंत में जाने के लिए अंदाजे 2.5 घंटे से 4 घंटे लगते हैं। 4 घंटे के बाद आपका पेट पूरा खाली होता है। अगर पेट खाली है और जो एसिड वहाँ तैयार हो रहा है, 24 घंटे के लिए वो एसिड तैयार होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा कम होती है, लेकिन इट्स कॉन्स्टेंटली ऑन लाइफ लॉन्ग। That's a God-given mechanism to produce pure acid in the stomach. Okay. That acid needs to work on food. If that acid keeps on working on the lining of the empty stomach, खाली पेट के ऊपर वो एसिड आपके लाइनिंग के ऊपर असर करता रहा तो पेट की लाइनिंग खराब होगी। वो एसिड बनाया जाता है खाने के ऊपर असर करने के लिए, लेकिन वो असर हो रहा है आपकी पेट की लाइनिंग के ऊपर। तो ज़्यादा टाइम फास्टिंग और बार बार फास्टिंग करना उचित नहीं है। हफ्ते में एक बार कोई तो मंगलवार कर रहा है, कोई गुरुवार कर रहा है, मैं समझ सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूटीन फास्टिंग अच्छी चीज़ नहीं है, रूटीन डे इन एंड डे आउट। ओके। और एक और चीज़ जो मैं देखती हूँ बहुत ज़्यादा कॉमन है हम इंडियंस में, आप कितनी भी कोशिश कर लो आपकी स्लीप साइकिल कभी ठीक नहीं हो पाती है, बिकॉज स्पेशली इन सिटीज़ लाइक मुंबई, कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में है तो वहाँ पर लाइफस्टाइल इतनी ज़्यादा हेक्टिक है कि खाना टाइम पे नहीं हो रहा है, नींद अच्छे से नहीं हो पा रही है, ये सारी चीज़ें बहुत आम हो जाती हैं। तो पीपल ऑल्सो गेट कन्फ्यूज कि यार कहीं पे सुन रहे हैं हम ये इन्फॉर्मेशन तो हमें जा करके टेस्ट करा लेना चाहिए, बट अ लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो डू नॉट गो फॉर इट। तो कैसे आप इन दोनों पॉपुलेशन को समझाएंगे कि क्या करना दोनों के लिए सही होगा? तो मेरी एक ही लाइन रहती है कि नेचर इज़ यूजुअली फॉरगिविंग एंड नेचर हेल्प्स यू। अगर आप डिसिप्लिन से आपकी लाइफ जी पाए तो इट्स बेटर। तो आप जब बोलते हो कि बम्बई में रह रहे, बिजी है, लाइफस्टाइल अलग है, खाने की टाइम रेगुलर नहीं है, सोने की टाइम रेगुलर नहीं है, जितना हो सके उतना रेगुलर करना ये अपना कर्तव्य है। आप शरीर को रिस्पेक्ट करो, शरीर आपको रिस्पेक्ट करेगा। दिस इज़ माई यूजुअल स्टेटमेंट टू ऑल माई पेशेंट्स, अ लाइफ ऑफ मॉडरेशन इज़ अ मस्ट। आप कहीं भी हो, आप अगर अस्पताल में काम करते हो या रेडियो मिर्ची में काम करते हो, एक ब्रेकफास्ट की एक टाइम होती है, एक लंच की एक टाइम होती है, एक डिनर की टाइम होती है। हर एक को कहीं ना कहीं दिन ज़्यादा टाइम काम करना पड़ता है, लेट सोना होता है, ये तो होता ही है। लेकिन अगर बाकी सब लाइफ आप जितनी हो सके उतनी डिसिप्लिन में रहे, your health will always be on your side. It will stay by your side. And there are enough examples कि अगर आप डिसिप्लिन से लाइफ जियो तो आपको आज भी किसी प्रकार की मेडिसिन नहीं लगेगी, आपको आज भी ऐसे शहर में भी आसानी से नींद आएगी,
और आप शांति से सो पाओगे और आप सुबह उठोगे तभी आप एकदम फ्रेश रहोगे और एक दिन आगे काम करने की आपको इच्छा होगी प्यार से। ये हो सकता है। उसके लिए जो डिसिप्लिन लगती है वो चॉइस है। हर एक को इस दुनिया में चॉइस है। आपको करना है या नहीं करना है ये आपका डिसीजन है। चॉइस तो आपके पास है। सर रियल बातें आपने कर दी बहुत ही ज़्यादा। थैंक यू। ओके, एंडोस्कोपी की बात करते हैं। दिस इज समथिंग जो ऑब्वियसली किसी को भी कराना ज़रूरी होता है टू नो कि हाँ ये प्रॉब्लम है। करेक्ट। बट बहुत लोग नहीं जाते हैं करेक्ट टू गेट इट डन। ये प्रॉब्लम क्यों है, क्यों अवॉइड करते हैं लोग? बिकॉज आई हैव ऑल्सो सीन अ लॉट ऑफ पीपल अवॉइडिंग डॉक्टर्स। इनके पास जाएंगे तो यार कोई ना कोई खर्चा बढ़ जाएगा। तो ये भी एक इंडिविजुअल डिसीजन होती है। डॉक्टर को अवॉइड करना शायद गलत बात है। अगर आप सोच रहे हो कि आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, इसका अर्थ आपको कोई ना कोई दिक्कतें हो रही है जिसके लिए आपको सही इलाज मिला नहीं है, या जो भी आपने घर पे करने की कोशिश करी है उससे मदद हुई नहीं है, इसीलिए आपने डॉक्टर के बारे में सोचा। नहीं तो आप डॉक्टर के बारे में सोचते नहीं। ये बात सही है। कोई भी अस्पताल खामखा नहीं जाता, कोई भी डॉक्टर के पास ऐसे ही नहीं जाता। कोई वजह होती है जिसके लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। अभी आप जो पैसे की बात कर रहे हैं ये बहुत अलग बात है। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ पर्सपेक्टिव्स इन लाइफ। अगर आपको आपके डियर फ्रेंड्स, आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, वाइफ, हस्बैंड, व्हाटएवर, अगर आपको बाहर जाना ही होगा अच्छे रेस्टोरेंट में, तभी आप पैसे के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। अगर आपको कोई अच्छा शॉपिंग करना है आप पैसे के बारे में नहीं सोचेंगे। शादी होगी आप पैसे के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन अगर हेल्थ प्रॉब्लम हुआ तो काफ़ी टाइम पहले एटीट्यूड रहता है पैसे के बारे में सोचना। दिस इज़ ऑल्सो एन इंडिविजुअल चॉइस, हाउ यू लिव एंड हाउ यू परसीव। इफ हेल्थ इज़ एवरीथिंग, देयर वुड बी सम पीपल who will keep all the money for health and education and less money for other things in life. तो ये एक पर्सपेक्टिव की बात होती है। ये हो गई पैसे के बारे में बात। दूसरी बात एंडोस्कोपी की। अगर आपके सिम्टम्स या दिक्कतें थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी सही नहीं हो रहे, तो आपको एंडोस्कोपी के बारे में शायद कभी कभी सोचना पड़ता है। लेकिन हर एक पेशेंट की केस अलग होती है। तो ऐसे नहीं है कि मैं डॉक्टर हूँ, आप मेरे पास आ जाओ तो मैं आपकी एंडोस्कोपी करा ही दूंगा। मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा। मैं आपको पूछूंगा डिटेल में। हमारा काम थोड़ा CID जैसा है। छोटी क्लूज मिलके हम आपको एग्जामिन करने के पहले ही मुझे काफ़ी चीज़ें पता चल जाती है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। दैट्स व्हाट दे से इन मेडिकल स्कूल इन फर्स्ट ईयर, यू लिसन टू द पेशेंट एंड द पेशेंट टेल्स यू द स्टोरी, प्रोवाइडेड your doctor listens to the patient. So a good doctor will always first listen to everything that you say. उसके बाद हम सोचेंगे कि क्या प्रॉब्लम होने की संभावना है, और फिर मुझे लगा कि कोई ब्लड टेस्ट की ज़रूरी है, कोई एंडोस्कोपी की ज़रूरी है, कोई स्कैन की ज़रूरी है, तो ही मैं बताऊंगा। दिस इज़ आवर हिपोक्रेटिक ओथ ऑल्सो। फर्स्ट आई हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, second I have to cause no intentional harm, and third I have to do the best that I can to help my patient. इस तरीके से मैं काम करते आया हूँ गए 30 साल के लिए। ओके। और अभी जो आप बता रहे थे कि इट ऑल्सो गेट्स अ लिटिल लेट कई बार रिकग्नाइज करने के लिए कि हाँ ये प्रॉब्लम है, बट अगर अर्ली डिटेक्शन होता है तो हाउ बिग अ डिफरेंस does that make? It makes a lot of difference. Okay. क्योंकि अगर आपको कैंसर पहले स्टेज में या दूसरे स्टेज में मिला तो इतनी आधुनिक और अच्छी ट्रीटमेंट आपको मिल सकती है जिससे कैंसर से पूरी तरह मुक्ति प्राप्त होने का चांस बहुत अच्छा है। लेकिन जब हम ये बात कर रहे, मैं एक ही बताना चाहता हूँ कि सब लोगों को लगता है कि कैंसर अर्ली डिटेक्ट करने के लिए मुझे बार बार टेस्ट करनी होगी। ये गलत होगा। आप पैसा खर्च करोगे, आपकी मन की शांति चली जाएगी। तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, अपनी देश की लोक संख्या इतनी है और डॉक्टर्स बहुत कम है, नर्सेज बहुत कम है, अस्पताल बहुत कम है। अगर सब लोग अस्पताल में आ जाए तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, और वो हम चाहते भी नहीं, क्योंकि आप सब लोगों को ज़रूरी भी नहीं है। मैं और एक चीज़ भी बताना चाहूँगा कि कैंसर इज़ एन अनकॉमन इवेंट। हमें लगता है कि कैंसर का नंबर बहुत बढ़ रहा है, प्रमाण बढ़ रहा है, ज़रूर बढ़ रहा है। और अपने देश में जिस तरीके से हम जी रहे हैं, जैसे अपनी इकोनॉमी डेवलप हो रही है, अगले 20 साल के लिए कैंसर एक बड़ा प्रॉब्लम है अपने देश में, सवाल ही नहीं उठता। लेकिन ये होते हुए भी आपको ध्यान में रखना है कि अर्ली डिटेक्शन इज़
इसेंशियल ओनली इफ़ यू हैव सम रियल सिम्टम्स. अगर आप नॉर्मल तरीके से लाइफ जी रहे हो तो मैं आपको नहीं एडवाइस करूँगा कि कैंसर चेकअप करते रही है. नो that you should not do except in specific cancers के आपके घर में family history cancer की बहुत strong है. That kind of a thing you require some basic investigations to detect it early. In breast cancer, in cervical cancer. In Japan there is gastric cancer very common. पेट की कैंसर बहुत कॉमन है जापान में और कोरिया में. जिस तरीके से वो उनका खाना खाते हैं लेकिन वहाँ वो बहुत जल्दी डिटेक्ट करते हैं अर्ली स्टेज. सो जापान में गैस्ट्रिक कैंसर की ट्रीटमेंट के बाद more than 90% of people are cured. I have seen a lot of people sir eating Japanese food in India because वो कहते हैं कि it's not just Japanese food. The way they eat it and the way they detect it. It's a छोटा देश है. Population अलग है. Screening program अलग है. अपने देश के लिए सब पूरे देश में इस प्रकार की स्क्रीनिंग करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अपने देश में भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, आसाम में, कश्मीर में, तमिलनाडु में गैस्ट्रिक कैंसर का प्रमाण ज़्यादा है. वहाँ टारगेटेड स्क्रीनिंग करने की संभावना आगे बढ़कर होनी चाहिए, ऐसी मेरी राय है. बट पूरे देश में नहीं. क्या कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप है सर जिसको जाके चेकअप कराना चाहिए अगर उन्हें कॉन्स्टेंटली ऐसा फील हो रहा है? कॉन्स्टेंटली तकलीफ हो तो एज ग्रुप नहीं होती. तो फिर डॉक्टर के पास एनीवे जानी चाहिए. वेदर यू आर 18 years of age और 70 years of age. अपने देश में एक कल्चरल चीज़ भी है. पेन is the last point or the first point of contact between a patient and a doctor. क्योंकि people bear pain. दर्द हुआ तो घर के नज़दीक के डॉक्टर के पास जाओ. टॉलरेंस अपने देश में भी बहुत है. That's our strength. We are a remarkable country. कि tolerance is our strength. But that tolerance is so strong कि दर्द हो रहा है, दिक्कत हो रही है, हम किसी को बताएंगे नहीं, हम झेलेंगे, आजू बाजू कोई दूसरी लोकल रेमेडीज़ की कोशिश करेंगे. आखिर में ये सब कोशिश करने के बावजूद भी अगर दर्द नहीं चला गया तो फिर हम डॉक्टर की याद आती है. मैं बोलता हूँ ये मत करिए. अगर दिक्कतें थोड़ी बहुत है तो पहले जाकर एक बार डॉक्टर को, सही डॉक्टर को मिलिए. And that will help you. A stitch in time will always save 9. Okay. क्या कुछ मिथ्स भी हैं जो आप पेशेंट्स से यूजुअली सुनते हैं कि हमें तो ऐसा लग रहा था कि हमें नहीं होना चाहिए बिकॉज मे बी हम एक्सरसाइज करते हैं या ये सब कुछ करते हैं, प्रोटीन डाइट लेते हैं, बट हमें कैसे हो सकता है? क्या ऐसे भी कुछ मिथ्स हैं? देखिए, हम कोई भी तो यहाँ भगवान नहीं है. आप सब चीज़ें सही करो फिर भी गलत चीज़ें हो सकती है. लेकिन अगर आप गलत चीज़ें करो तो प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत ज़्यादा है. बहुत सारे मेरे पहचान के लोग भी हैं जो स्मोकिंग करेंगे, ड्रिंकिंग करेंगे, उनको किसी भी प्रकार की लिवर कैंसर, पैंक्रियास की प्रॉब्लम, स्टमक की प्रॉब्लम कुछ भी नहीं हो. इसका अर्थ ये नहीं होता कि आप ड्रिंक कर सकते हो. इसका अर्थ होता है कि इनकी केस में ड्रिंक करने के बाद, स्मोकिंग करने के बाद लंग कैंसर, स्टमक कैंसर हुआ नहीं. बट नॉर्मली अगर आप यू लीड अ गुड लाइफ, chance of you getting a cancer is much lower. Cancer is an environmental problem. 90% of cancer is due to the way we lead our lifestyle and our environment. Only 10% of cancer is hereditary and something really goes wrong unrelated to environment. ये भी ध्यान रखना है अपने को. Okay, तो prevention के लिए क्या कर सकते हैं डॉक्टर? 5 simple things. 5 simple things. Avoid obesity. Don't become fat. Okay. ईट द राइट बैलेंस्ड फूड. इसका अर्थ ये नहीं होता कि ज़ीरो शुगर, ज़ीरो कार्ब, ओनली कीटो डाइट एंड ऑल दैट. ऐसे कुछ नहीं होता. बैलेंस्ड डाइट इन मॉडरेशन. ज़ीरो स्मोकिंग. Social alcohol I won't promote here, but there are people which are cultural things and social alcohol is okay, but ideally alcohol is also a poison. And regular exercise. If you do these 5 things, no tobacco, good diet, balanced diet, no alcohol, regular exercise and keep your weight in check. अगर आप ये 5 चीज़ें करो तो कैंसर होने की संभावना आपकी केस में बहुत कम होगी. ऐसे नहीं होगा कि होगी ही नहीं, लेकिन कैंसर होने की संभावना बहुत कम होगी. और अगर किसी को, भगवान ना करे ऐसा हो, बट कैंसर डिटेक्ट होता है, गैस्ट्रिक कैंसर की हम बात कर रहे हैं, तो हाउ शुड दे गो अबाउट इट? पहला स्टेप क्या होना चाहिए? फैमिली को उनके लिए किस तरीके से केयर करनी चाहिए? आपको पहले सही डॉक्टर के पास जाके एक डायग्नोसिस या निदान जो होता है वो करना ज़रूरी है.
उसके लिए एक नॉर्मली बायोप्सी करी जाती है। ओके। बायोप्सी की रिपोर्ट आपको 3 या 5 दिन के बाद मिलेगी, जिससे पता चलेगा किस तरीके का गैस्ट्रिक कैंसर है। गैस्ट्रिक कैंसर 4-5 अलग तरीके के हो सकते हैं। जो पैथोलॉजी डायग्नोसिस होती है वो पता करने के बाद हमें पता करना है कि बीमारी सिर्फ एक जगह में है या और कई हैं, जिसे हम कैंसर स्टेजिंग बोलते हैं। तो ये कैंसर स्टेजिंग के लिए थोड़े बहुत स्कैन्स किए जाएंगे। तो आपको सही डॉक्टर और सही हॉस्पिटल के पास जाना ज़रूरी है, और फिर वहाँ काम चेक करने के बाद आपको पता चलेगा किस प्रकार का कैंसर और कौन सी स्टेज। एक बार ये 2 चीज़ें पता चले, उसके बाद मेन कैंसर डायरेक्टेड ट्रीटमेंट जो होती है वो बताई जाएगी। अगर आपकी कैंसर एक ही जगह में है तो ऑपरेशन इज़ द डोमिनेंट ट्रीटमेंट, दैट इज़ व्हाट आई एम स्पेशलाइज्ड इन। और फिर अगर आप अच्छी तरीके से, एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होता है, लेकिन अगर वो अच्छी तरीके से करे तो पेशेंट को सही होने की बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं। और पूरी पैथोलॉजी रिपोर्ट देखने के बाद भी पता चले कि हमें कीमोथेरेपी देनी है कि नहीं देनी है। तो ये जब प्लान हम जानते हैं तभी वो प्लान सिर्फ पेशेंट के साथ बात करना ज़रूरी नहीं है, पेशेंट के साथ बात करते हुए पूरे फैमिली को आपको लेके जाना है। उस तरीके से सर्जन का और कैंसर स्पेशलिस्ट का काम आसान नहीं है, क्योंकि पेशेंट का डायग्नोसिस करना और ऑपरेशन करना एक बात होती है, लेकिन कैंसर इज़ नॉट जस्ट अ डिसीज़, इट्स अ मेजर प्रॉब्लम। तो इट इज़ ऑल्सो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक आफ्टर द होल फैमिली, टू एजुकेट देम, टू अपडेट देम। और जब पेशेंट की आशा कम होती है तभी सबसे ज़्यादा अच्छी सपोर्ट सिस्टम आपके घर की होती है। आपको सपोर्ट सिस्टम, सबसे अच्छी सपोर्ट सिस्टम मिलेगी घर से। तो अगर आप फॉर्चुनेट हो इस दुनिया में कि आपके पास फैमिली हो और आपका घर का सपोर्ट हो, तो आपको जो प्यार, केयर और जो अटेंशन मिलेगा वो सिर्फ घर वालों से मिलेगा, जिनको एजुकेट करना भी हमारा काम होता है। और उसको अलग तरीके से हम एजुकेट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन, हर एक पेशेंट को वक्त देना ज़रूरी होता है, और फिर हम बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। तो कोशिश हमारी मिर्ची की यही है कि आपके साथ मिलके, नरगिस दत्त फाउंडेशन के साथ मिलकर के लोगों को बताएं कि कैंसर को चेकमेट करना है, ये मौका ही नहीं आने देना है। Exactly. Is there any other major message that you want to share with the audience? Well, don't get scared of cancer. Be aware that cancer is there in the society, but it's an uncommon event. अगर आप आपकी लाइफ थोड़ी सी डिसिप्लिन में आप करो तो कैंसर होने की संभावना कम है। अगर कोई दिक्कतें आपको हो रही है जो बार बार हो रही है, जो ठीक नहीं हो रही, तो फिर ज़्यादा टाइम यहाँ वहाँ ट्रीटमेंट करने में कोशिश मत करिए। गो टू एन एक्सपर्ट हु इज़ एन एक्सपर्ट इन कैंसर केयर एंड देन गेट योरसेल्फ ट्रीटेड। क्योंकि अगर आप कैंसर को सही तरीके से ट्रीटमेंट दो तो आपको बहुत अच्छे चांसेस है कि आप अच्छी तरीके से रिकवर होने वाले हो। अगर 30 साल पहले और 20 साल पहले इस प्रकार के कैंसर्स होने के बाद अपनी आशा बहुत कम थी, तो आज 20 साल बाद, ये मैं खुद बता सकता हूँ अनुभव से, हमारा डेटा से, हमारे पब्लिकेशन से, विच पीपल नो अस फॉर दिस वर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड, we now know that we can cure a large number of people far more than ever before. अगर ना हो तो सबसे अच्छी बात, अगर हुआ तो भी उसे सही तरीके से लड़ना है, और अगर लड़के हम सही ट्रीटमेंट ले ले तो आप सही हो जाओगे, ये भी सोचना है, सिर्फ डर के नहीं जाना है। Okay, thank you very much, sir. Thank It you. was super educating. Super. Your mind and your body, you Yeah. need to respect, and only you are responsible for it. आपको दूसरा कोई नहीं करेगा, आपको ही करना है। Okay, thank you. Okay.